गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में आता है और ये चैप्टर है हाइड्रोजन। थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा कंसेप्ट भी है इसमें और कंपैरेटिवली कम टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन का सिलेबस क्या क्या पढ़ना है वो सारा डिटेल आपको पीडीएफ में हम सेंड कर रहे हैं। यहाँ वर्ड हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन दो लैटिन वर्ड हाइड्रो और जेन के कॉम्बिनेशन से। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। जेन प्रोड्यूसर होगा है, यानी कि दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन बना है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि हाइड्रोजन वैसे एलिमेंट को कहते हैं which combine with oxygen to form water, यानी कि वो एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर वाटर का फॉर्मेशन करता है उन्हें हाइड्रोजन कहा जाता है। क्योंकि आप भी ये पढ़े होंगे नीचे क्लासेस से ही कि 2H2 plus O2 it gives 2H2, ये वाटर का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि जब कभी भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग H2 के फॉर्म में लिखते हैं। और चूंकि हाइड्रोजन डायटोमिक है इसलिए आपके हेल्प के लिए, स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं उनके नाम के आगे में डाई लगा दिया जाता है। क्योंकि अगर हाइड्रोजन बोलते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि हम H लिखें या H2 लिखें, लेकिन जैसे ही अगर कहा जाएगा डाई हाइड्रोजन तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। डाई का मतलब ही हो गया दो, यानी कि दो हाइड्रोजन उसके साथ में जुड़ेंगे। तो यहाँ पर डाई हाइड्रोजन कहा जाता है क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ये रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर इनके अकरेंस की बात करें कि कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है तो इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में अगर कोई सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है देन इट इज हाइड्रोजन। आपको पता है कि यूनिवर्स में लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज होते हैं और हर एक गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और हर एक स्टार्स का मेन कंस्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन होता है। वो हाइड्रोजन ही न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो पूरे अगर यूनिवर्स को देखा जाए तो सबसे ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन ही है। कुछ प्लैनेट्स में भी है, जैसे जुपिटर और सैटर्न के बारे में कहा जाता है कि इनके कंस्टिट्यूएंट्स में, मेन कंस्टिट्यूएंट्स में हाइड्रोजन आता है। हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में ये कम अमाउंट में पाए जाते हैं और उसके पीछे का रीजन इसका लाइटर मास है, हल्का होना है। इनका मास बहुत कम है। हल्के होने की वजह से इसके बारे में कहा जाता है कि जब अर्थ में डिफरेंशिएशन हुआ उस वक्त पे अपर एटमॉस्फेयर में वो धीरे धीरे गैप हो गया, यूनिवर्स में बिखर गया, यानी कि ग्रेविटेशन के अंदर में ये कम नहीं रह पाया। लेकिन कंबाइंड फॉर्म में ये हमारे अर्थ सरफेस पर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट भी है। जैसे अगर वाटर को लें तो वाटर का फार्मूला है H2, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जितने भी हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन का तो मतलब ही है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो उस जगह पर भी हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन वो हमारे अर्थ सरफेस पर अवेलेबल है। कई कंपाउंड से हम वहां ये पाए जाते हैं, जैसे अमोनिया का फार्मूला ले लो NH3। अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात करो कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स C6H12O6 वहां पर भी वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके अकरेंस से रिलेटेड। अब हम लोग हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं। आइसोटोप्स पहले भी पढ़ा हुआ है हम लोगों का। इट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कई एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग उसके बारे में पढ़े थे और ये बात किए थे ये आइसोटोप्स में चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, तो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी सेम होगा। यानी आइसोटोप्स में सिर्फ न्यूट्रॉन डिफर करता है। आइसोटोप्स में चूंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है therefore they have identical chemical property, क्योंकि इलेक्ट्रॉन
ही वो फंडामेंटल पार्टिकल है, इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल which participate in chemical reaction which involve in the formation of chemical bond. तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के भी जितने आइसोटोप्स हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होगा और उनका केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होगा। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम जिन्हें हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन कहते हैं, ये 1 है और इन्हें हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेकंड आइसोटोप्स इज ड्यूटेरियम 1H2 और इन्हें हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड वन इज ट्राइटियम 1H3 और इन्हें T से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है ट्राइटियम, इसलिए इसके साथ भी यहाँ हम लोग एस्टेरिक मार्क यूज कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। तो जब हम हाइड्रोजन बोलते हैं तो चूंकि इनका परसेंटेज सबसे ज्यादा है इन तीनों में, तो एवरेज एटॉमिक मास हम लोग निकाले थे। तो जब हाइड्रोजन का सेंस निकलता है तो नॉर्मल हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम के बारे में बात करते हैं। अब इसके फंडामेंटल पार्टिकल को देखो, एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन का नंबर 1 होगा, न्यूट्रल इसलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 1 होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर 1, प्रोटॉन का नंबर 1 और न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया 1 मार्क्स का। मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं दे ऑल हैव 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओनली हाइड्रोजन इज द एलिमेंट व्हिच एटम हैज ओनली 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सिर्फ हाइड्रोजन में ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है प्रोटियम के केस में। जबकि इसके आइसोटोप्स अगर ड्यूटेरियम को देखें तो एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 1, प्रोटॉन का नंबर भी 1 और न्यूट्रॉन का नंबर निकालें तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 2 - 1 ये वैल्यू 1 हो गया। ट्राइटियम को अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन का नंबर 3 - 1 करेंगे यानी इनका वैल्यू 2 आ गया। तो ये था हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स जिसमें से ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। ड्यूटेरियम आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो हेवी वाटर एक आएगा और उस हेवी वाटर में नॉर्मल हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम होता है। तो ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन से रिलेटेड थे, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग हाइड्रोजन के पोजीशन के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन किस ग्रुप, किस पीरियड और किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी भी एलिमेंट का पोजीशन डिटरमाइन करना तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 1s1 होगा। सिंस इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू s सबसेल, इसलिए s ब्लॉक में आएगा। s ब्लॉक में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इस कंडीशन में इनका ग्रुप फर्स्ट होगा और आगे का वैलेंस सेल 1 है, तो इस वजह से इसके पीरियड का नंबर भी 1 होगा। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड और एस ब्लॉक में पाया जाता है। लेकिन जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया गया था तो वहां बताया गया कि एक ग्रुप में प्रेजेंट जितने सारे एलिमेंट हैं दे ऑल आर आइडेंटिकल, तो वो सबके सब एक जैसे ही होने चाहिए, एक नेचर का होना चाहिए। फर्स्ट ग्रुप को याद करो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और एक और एलिमेंट आता है फ्रेंशियम जो कि रेडियो एक्टिव नेचर का है। ये सभी फर्स्ट ग्रुप में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी के सभी मेटेलिक नेचर के। They have low ionizing enthalpy. They have tendency to lose electron. They are electropositive in nature and they exist as a monoatomic element. ये monoatomic फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन ये हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। तो इस डिफरेंट प्रॉपर्टीज के कारण हाइड्रोजन का पोजीशन मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म के ड्रॉबैक्स में आता है कि जब आप सारे मेटल्स हैं तो वहां नॉन मेटेलिक एलिमेंट को क्यों रख दिया। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी इसके बारे में बात किए थे कि वहां ये बताया गया कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है। लेकिन फिर जब हम लोग हीलियम को देखते हैं तो हीलियम के अनुसार से उसको सेकंड ग्रुप में होना चाहिए था एस ब्लॉक में,
क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इनका कन्फिगरेशन देखेंगे तो ये 1s2 आएगा, तो सेकंड ग्रुप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ इसके प्रॉपर्टीज के अनुसार से इसे डाल दिया गया था ग्रुप 18 एलिमेंट में। तो फिर आया कि एक जगह आप प्रॉपर्टीज ले रहे हैं और दूसरी जगह पर आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो जो इनके सपोर्ट में थे उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज भी अल्कली मेटल के प्रॉपर्टीज से मैच करता है। अब वो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन का है जो अल्कली मेटल से मैच करता है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि लाइक अल्कली मेटल लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन आल्सो इंटर्स इनटू s सबसेट। जितने सारे अल्कली मेटल हैं सब में देखोगे तो s1 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 आएगा और हाइड्रोजन में भी s1 आता है। पहला पॉइंट ये हो गया। ये जितने सारे एलिमेंट हैं दे आल्सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। +1 आता है अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर करता है या इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई दूसरा एलिमेंट है जो इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप करता है। तो हाइड्रोजन में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है यहाँ पर। अल्कली मेटल के जैसा ये भी बाकी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है, हालाइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे सोडियम को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं सोडियम ऑक्साइड बनता है, सोडियम सल्फाइड बनता है, तो हाइड्रोजन के भी ऑक्साइड, सल्फाइड और हालाइड का फॉर्मेशन होता है। ये प्रॉपर्टी भी इनका हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा होता है। जिस तरह से अल्कली मेटल +1 शो किया उसी तरीके से ये भी शो किया। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज था जो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। लेकिन जो हाइड्रोजन के पोजीशन के साथ इसे ग्रुप 17 में रखना चाह रहे थे उन्होंने बताया कि इनका कुछ एक प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी से भी मैच करता है। जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी ये हो गया कि ऑल हाइड्रोजन्स आर नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन इज आल्सो नॉन मेटल। सारे हाइड्रोजन नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो ये दोनों मैच कर रहा है। दूसरा ये हो गया हाइड्रोजन जितने हैं, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को F2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, ब्रोमीन को Br2 लिखते हैं और हाइड्रोजन को भी हम लोग H2 लिखते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन के जैसा ये भी डायटोमिक नेचर का है, इसका एटॉमिसिटी वैल्यू भी 2 होता है। फिर तीसरा जितने हाइड्रोजन हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं टू एक्वायर द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन भी अपने नियरेस्ट हीलियम के बराबर होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि तीसरा प्रॉपर्टी ये हो गया कि इनके जैसा इनका भी रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन का है। और फोर्थ ये कि हाइड्रोजन के जैसा ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जब किसी मेटल के साथ कंबाइन करता है। जैसे हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ भी कंबाइन कर हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। आगे हाइड्राइड पढ़ना है हम लोगों को तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ वो प्रॉपर्टीज था जो हाइड्रोजन का अल्कली मेटल से भी मैच कर रहा है और हाइड्रोजन का हेलोजन से भी मैच कर रहा है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि हाइड्रोजन का पोजीशन फर्स्ट ग्रुप में तो है लेकिन इसको एक अलग से बॉक्स कर दिया गया है, यानी पीरियोडिक टेबल में एक मार्जिनल गैप देखोगे इनके बीच में, यानी कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार से इसे रख दिया गया है। लेकिन जब हम लोग अल्कली मेटल पढ़ते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट पढ़ते हैं, तो वहां हाइड्रोजन को लेकर नहीं चलते हैं, बाकी के रेस्ट एलिमेंट के बारे में करते हैं। जैसे यही हम लोग को 11th में ही पढ़ना है एस ब्लॉक एलिमेंट, तो वहां जब एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे तो हाइड्रोजन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन के अलावा बाकी के रेस्ट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन के प्रिपरेशन का या किसी भी एलिमेंट के प्रिपरेशन का हम लोग 2 मेथड डिस्कस करते हैं, एक लेबोरेटरी मेथड और दूसरा कॉमर्शियल मेथड। लेबोरेटरी मेथड उस मेथड को कहा जाता है जहां पर आप आसानी से बना सकते हैं, यानी कि जिसके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा किसी अरेंजमेंट का जरूरत नहीं हो, कॉस्टिंग चाहे जो हो, उसे लेबोरेटरी मेथड कहा जाता है। और कॉमर्शियल मेथड में हम लोग कॉस्ट को देखते हैं, यानी कि जहां एपरेटस के अरेंजमेंट का जरूरत पड़े बट इन फ्यूचर उससे लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर किया जा सकता है और उसका कॉस्टिंग कम पड़े। लेबोरेटरी मेथड में जिंक मेटल का रिएक्शन कराया जाता है एसिड और अल्कली के साथ में। एसिड में डाइल्यूट एसिड लेते हैं, डाइल्यूट HCl लेते हैं,
और इनके रिएक्शन से ZnCl2 और प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है। इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पर आपको 2 डालना होगा, तो Zn प्लस 2HCl ये डाइल्यूट है, इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं। वैसे आप जनरल प्रॉपर्टीज में अंडर 10th में पढ़े होंगे कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर साल्ट बनाता है, हाइड्रोजन लिबरेट करता है। तो किसी भी एसिड को आप यूज करोगे तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन फास्ट होता है HCl में, तो लेबोरेटरी मेथड में वो यूज करते हैं जो सहूलियत देता है। वहीं अगर अल्कली यूज करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज करने पर ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है प्लस H2। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगाते हैं, तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस सेपरेट होते हैं। तो ये इनका लेबोरेटरी मेथड था जहां लेबोरेटरी से में प्रिपरेशन करते हैं हाइड्रोजन गैस का। और वहीं अगर हम लोग कॉमर्शियल मेथड की बात करें तो कॉमर्शियल यानी कि लार्ज स्केल पर इनके प्रिपरेशन के लिए हम लोग कई मेथड यूज करते हैं। जैसे इनमें यूज किया जाता है सबसे पहला मेथड इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे 12th क्लास में पढ़ना है, 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, इलेक्ट्रो और लिसिस। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब ब्रेकअप, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का अगर ब्रेक करते हैं देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का कराया जाता है, H2O का। इनके इलेक्ट्रोलिसिस के रेट को फास्ट करने के लिए इसमें हम लोग थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, उसे एसिडिफाइड वाटर कहा जाता है। ये आगे आप पढ़ोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी, ली चैटलियस प्रिंसिपल आएगा। तो यहाँ जब एसिड ऐड करते हैं तो वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इनका एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाता है और उस इलेक्ट्रोलिसिस से कटायन का डिपोजिशन कैथोड पर और अनायन का डिपोजिशन एनोड पर होता है। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन का भी लिबरेशन होता है और ऑक्सीजन का भी लिबरेशन होता है। हाइड्रोजन का लिबरेशन होता है कैथोड पर और ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है एनोड के ऊपर। कैथोड एंड एनोड ये होगा। सेकंड में एज ए बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट कहने का मतलब जो आप बना नहीं रहे हैं लेकिन उस वक्त में उनका प्रिपरेशन हो गया किसी दूसरे के साथ में। जैसे इसके लिए हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिन्हें ब्राइन कहा जाता है, इनका यूज करते हैं। जरा ध्यान से समझना। वाटर में सोडियम क्लोराइड आयनाइज करता है एज Na++Cl- और वाटर आयनाइज करता है एज H++OH-। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैथोड पर कटायन का डिपोजिशन होता है। तो एट कैथोड ये हाइड्रोजन आयन 2H+ ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस्ड कर जाता है हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन का लिबरेशन हो गया। एट एनोड क्लोरीन का यानी कि 2Cl- ये कन्वर्ट करेगा Cl2 में और साथ में बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां से हाइड्रोजन निकल गया, यहां से Cl- निकल गया, बचा हुआ क्या रह गया Na+ और यहां पर ये OH-। तो ये Na+ और OH- ये दोनों कंबाइन कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि NaOH। तो पर्पस था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन। यह रिएक्शन फिर रिपीट होगा, कुछ और टर्म भी जानेंगे वहां पर, लेकिन इस ब्लॉक में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम के बारे में पढ़ेंगे तो साथ में हाइड्रोजन एज ए बाय प्रोडक्ट निकला जाएगा। इसके बाद में हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पर आते हैं। हाइड्रोजन के और भी मेथड हैं, 1-2 मेथड आपको पीडीएफ में हम लिख दे रहे हैं, लेकिन जो कॉमन है जिसको आपको याद रखना है वो आप ध्यान में रखिए। सारे बुक को अगर पीडीएफ में लिख देंगे, आपके कॉपी में लिखवा देंगे, थ्योरेटिकल है, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तब ये बुक बन जाएगा। तो मेन पार्ट आप याद रखिए, लेबोरेटरी मेथड, कॉमर्शियल मेथड, यानी कि कॉमर्शियली किससे बनाया जा सकता है। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर।
प्रॉपर्टीज में एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज ए कलरलेस एंड odorless गैस, इट इज टेस्टलेस गैस, इट इज वाटर इनसॉल्युबल गैस, पानी में ये नहीं घुलता है, इट इज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो इसका इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग समराइज फॉर्म में लिखते जाते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन का याद भी करना है तो याद होगा आसानी से। अगर इनका रिएक्शन कराते हैं हम लोग हेलोजन के साथ, हेलोजन को X से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस X की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कोई भी ले सकते हैं। तो जब हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन HX का। अगर यहाँ Cl2 रखोगे तो यहाँ HCl बन जाएगा, अगर Br2 रखेंगे तो यहाँ पर HBr बन जाएगा। हाइड्रोजन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो ये कंबशन का, ये रिएक्शन को कंबशन कहा जाता है। इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और वाटर के फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ हीट एंड लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा बिकॉज हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल गैस। इस तरीके से लिखने से रिएक्शन याद करना आसान होगा। अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन आप नाइट्रोजन के साथ में कराते हो, ये अंडर हाई प्रेशर और सुटेबल कैटलिस्ट लाइक आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस को हैबर्स प्रोसेस कहते हैं एंड रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये NH3 का फॉर्मेशन करता है। अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन किसी मेटल के साथ में कराते हैं, जैसे कोई भी मेटल ले लो, अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड। तो इस तरीके से जितने केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग इस समराइज्ड फॉर्म में लिखते चले जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक के केस में बाकी कुछ कहीं नया कॉन्सेप्ट नहीं आया है जिसके ऊपर में यहाँ पर ये फोकस किया गया। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए हाइड्रोजन के अकरेंस के बारे में, उसके आइसोटोप्स के बारे में, उनके पोजीशन के बारे में, इनके प्रिपरेशन के बारे में, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में। हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है हाइड्रोजीनेशन। कई जगह पे टर्म आता है, ऑर्गेनिक में भी यह टर्म आता है, ऐसे इसको अलग से बता रहे हैं। हाइड्रोजीनेशन कहा जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट के रूप में कहा जाता है टू कन्वर्ट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड फैट इनटू सैचुरेटेड फैट इज कॉल्ड हाइड्रोजीनेशन। जैसे अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे आप 10th क्लास में ही था हाइड्रो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अल्कीन और अल्काइन को कहते हैं। तो जैसे अगर आप C2H4 ले रहे हो और इनका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं, आइदर निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा, C2H6 का फॉर्मेशन करेगा। अगर इनके स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो वहां एडिशन रिएक्शन समझ में आएगा। इथीन का स्ट्रक्चर ये है और यहां जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, तो दोनों जगह पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो देख रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था और ये कन्वर्ट कर गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह से इसके यूजेस में भी ये टर्म यूज होता है। वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल घी में, वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी यानी कि डालडा जिसे हम लोग कहते हैं वो। एक्चुअली वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड फैट है। अब इस जब अनसैचुरेटेड फैट में हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, तो ये अनसैचुरेटेड के जैसा ही ये अनसैचुरेटेड फैट भी सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर जाता है और वो वेजिटेबल घी यानी कि डालडा का फॉर्मेशन करता है। ये हाइड्रोजन के यूज वाले पोर्शन में लिखा है। यूजेस में और भी है। हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल नेचर का है, तो और ये जब कंबस्टिबल करता है तो लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इसके इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम लोग प्रोपेलेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि एज ए रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले समय में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अंडर रिसर्च है,
आपके व्हीकल भी हाइड्रोजन से चलेंगे, जिस तरीके से अभी सीएनजी से चल रहा है। तो हाइड्रोजन होगा अगर तो इनका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, तो जाहिर सा बात है कम अमाउंट में आप हाइड्रोजन यूज करेंगे उनका माइलेज जो है ज़्यादा होगा। लेकिन चूंकि इनका रेट ऑफ कंबशन फास्ट होता है, हाईली कंबस्टेबल नेचर का है, तो सेफ्टी के जो है वो एक फैक्टर के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर। फिर हाइड्रोजन का इस्तेमाल, हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्सीजन दोनों को मिला करके बनाया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग चैम्बर में गैस होते हैं और उनको बर्न कर हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, जो मेटल को कट करने के लिए या वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके यहाँ अगर एसी इंस्टॉल करने के लिए आता है, खास करके आउटडोर यूनिट कहीं और है, स्प्लिट एसी के बारे में बात कर रहे हैं और उनके बीच में गैप है, तो कॉपर के पाइप को जोड़ने के लिए उस वेल्डिंग का इस्तेमाल करता है। एक केन रखता है इतना बड़ा, उसी में दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन मिला होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन टॉर्च या जैसे ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च कहते हैं, उसी तरह से इसे ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च भी कहा जाता है और इनके कंबशन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, उनका भी यूज किया जाता है वहां। तो ये कुछ हाइड्रोजन से रिलेटेड थे केमिकल प्रॉपर्टी और उनके यूजेस के बारे में। अब इसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में हाइड्राइड्स के बारे में बात करेंगे। अब हाइड्रोजन के अगले टॉपिक पर आते हैं। दिख रहा है आपको हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स जैसे ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, ये सभी पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, जिन्हें हाइड्राइड्स कहते हैं। हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का होना जरूरी है, यानी कह सकते हो इट इज अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ अदर एलिमेंट। बाइनरी का मतलब दो हो गया, यानी कि हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, देन दे आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। अब किसके साथ कंबाइन करेंगे, उस हाइड्राइड्स का नेचर क्या होगा, तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल एक बार फिर से याद करो। पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स था, एस, पी, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक में जनरली मेटल थे, पी ब्लॉक में मेटल भी था, नॉन मेटल भी था और मेटलॉइड्स भी होते थे पी ब्लॉक के साथ में। डी एंड ए ब्लॉक ये पूरी तरह से मेटल होते हैं, इन्हें ट्रांजिशन मेटल एंड इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ए ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल और सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि पी के फॉर्म में या मिक्सचर फॉर्म में होता है। अब जब ये हाइड्रोजन इस ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक हाइड्राइड। तब ये आयोनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। आयोनिक समझ रहे हैं, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, यानी ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से बनता है। और जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कोई इंटरेक्शन बनता है, कोई केमिकल बॉन्ड बनता है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड, इसलिए इन्हें आयोनिक हाइड्राइड कहा गया है। इन्हें स्टिक्योमेट्रिक हाइड्राइड भी कहा जाता है। स्टिक्योमेट्रिक और नॉन स्टिक्योमेट्रिक, इस टर्म को थोड़ा ध्यान से समझो। आगे हम लोग 12th में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट एक चैप्टर आएगा, वहां पर भी स्टिक्योमेट्रिक और नॉन स्टिक्योमेट्रिक टर्म आता है। जैसे अगर मान लिया कि एक कंपाउंड है AB2 और आपसे ये कहा जाए कि इस AB2 में A और B के बीच का रेशियो क्या है, तो ये दिख रहा है कि AB2 में A और B का रेशियो 1:2 का है। मान लीजिए कि इसके क्रिस्टल का स्टडी किया गया, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को कहा जाता है। तो A का नंबर आ रहा है 200 एटम्स है और B का 400 एटम्स है। और अब इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये हो गया इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला A और B का, और ये हो गया इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर जहां लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन कर एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग A और B का रेशियो निकालें तो ये A और B का रेशियो 200:400, इट मींस यहां पर भी ये वैल्यू आ गया 1:2, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में इनका रेशियो और क्रिस्टल लैटिस में इनका रेशियो दोनों जगह पर बराबर है। तो वैसे कंपाउंड्स को स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है। ये स्टिक्योमेट्रिक हो गए। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लिया कि XY2 है
तो इस XY2 के मॉलिक्यूलर फार्मूला में X और Y का रेशियो अगर निकालें तो यहाँ ये रेशियो 1:2 है। इमेजिन करो कि इनके क्रिस्टल लैटिस का स्टडी किया गया और X का नंबर आ रहा है सपोज 300 और Y का नंबर आ गया 599। अब देखो तो जब X और Y का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर ये रेशियो आ जाएगा 300:599, यानी अब यहाँ पर ये 1:2 के फॉर्म में नहीं आ रहा है। यानी कि इस कंडीशन में इनका कंस्टिट्यूएंट का रेशियो इन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इन क्रिस्टल लैटिस आर नॉट आइडेंटिकल। बिल्कुल थोड़े सा का ही फर्क है। 1 और रहता तो ये भी 1:2 हो जाता, लेकिन दोनों जगह पर बराबर नहीं है, तब भी इस तरह के कंपाउंड को नॉन स्टिकियोमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है। तो उसी तरह से हाइड्राइड के केस में भी एक जगह पर आएगा स्टिकियोमेट्रिक हाइड्राइड और दूसरी जगह पर आएगा नॉन स्टिकियोमेट्रिक हाइड्राइड। अब ये क्यों आया, 1 कहां चला गया या 1 कैसे बढ़ गया, ये 12th स्टैंडर्ड के थर्ड स्टेट पे हम लोग पढ़ेंगे। वहां हम लोग पढ़ेंगे कि कब ये आइडियल अरेंजमेंट से डिफर करता है, इसे डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है, ये उस जगह पर बात करेंगे हम लोग। अभी सिर्फ आप स्टिकियोमेट्रिक और नॉन स्टिकियोमेट्रिक का मतलब समझाया आपको कि स्टिकियोमेट्रिक में क्रिस्टल लैटिस और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों जगह पर रेशियो सेम होता है, और अगर ये रेशियो डिफर कर रहा है तब हम लोग नॉन स्टिकियोमेट्रिक करते हैं। तो हाइड्रोजन जब S ब्लॉक एलिमेंट के साथ, ये S ब्लॉक एलिमेंट है, सल्फर मत समझना, जब S ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तब उस कंडीशन में आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, इसे स्टिकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। इनका बाकी का प्रॉपर्टी जो है वो हम लिख देंगे, आयनिक कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये शो करेगा। वहीं अगर हाइड्रोजन D या F ब्लॉक एलिमेंट के साथ में कंबाइन करेगा तो इन्हें कहा जाता है मेटेलिक हाइड्राइड, या इन्हीं को नॉन स्टिकियोमेट्रिक हाइड्राइड कहा जाता है। अभी बताया आपको कि नॉन स्टिकियोमेट्रिक हाइड्राइड का मतलब क्या कहा जाता है। तो S ब्लॉक हो गया, D एंड F ब्लॉक हो गया। अब आते हैं P ब्लॉक एलिमेंट के साथ। अगर हाइड्रोजन P ब्लॉक के साथ कंबाइन करता है तो उस कंडीशन में ये कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। तो 3 तरह का हाइड्राइड हो गया, आयनिक हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड एंड कोवेलेंट हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है विद S ब्लॉक एलिमेंट, मेटेलिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है विद D एंड F ब्लॉक एलिमेंट, एंड कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है विद P ब्लॉक एलिमेंट, जब ये P ब्लॉक एलिमेंट के साथ में कंबाइन करते हैं। अब इस कोवेलेंट हाइड्राइड केमिकल बॉन्डिंग अभी हम लोग कंप्लीट किए। इस कोवेलेंट हाइड्राइड को 3 पार्ट में बांटा गया है इनके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के अनुसार। एक को कहा गया इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। रिच का मतलब होता है घनी, यानी कि अगर लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं, सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ऑक्टेट पूरा करने के बाद, तब उन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कहेंगे। अगर उनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है तो उन्हें डिफिशिएंट हाइड्राइड कहा जाएगा। और अगर जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही है उसके पास, अब कुछ बचा हुआ नहीं है और ना तो उसको कमी है, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड करते हैं। 3 एग्जांपल से बताते हैं आप। एक ले लिए BH3 बोरोन का हाइड्राइड, दूसरा ले लिया हम लोग CH4 यानी मीथेन, और तीसरा है अमोनिया यानी कि NH3। इन तीनों का लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो BH3 का एटॉमिक नंबर है 5, कॉन्फ़िगरेशन याद करो 2 3, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 1। सेंट्रल एटम बोरॉन होगा, यहाँ बोरॉन डाल दिया, और सराउंडिंग एटम में हाइड्रोजन आ गया, यहाँ 3 हाइड्रोजन। शेयरिंग हाइड्रोजन डिसाइड करेगा, सारा केमिकल बॉन्डिंग में बताया हुआ है। ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अब बोरॉन की बात, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, लेकिन बोरॉन के पास में अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है। बाद में डिस्कस करते हैं, पहले लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। CH4 कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 4। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1। सेंट्रल एटम कार्बन, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया।
ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन का बारी है, 1 2 3 4, इनका डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया, ये डुप्लेट पूरा हो गया, डुप्लेट, और इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। तीसरा, अमोनिया का लीविज डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कन्फिगरेशन लिखेंगे 2 5, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 1, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन का बारी है, 1 2 3 4 5, इसका डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी डुप्लेट पूरा हो, यहाँ डुप्लेट पूरा हो, और इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब देखो इस जगह यहाँ इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, यानी कि इन्हें कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड के पार्ट में चला जाए। यहाँ कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ, लेकिन इनके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस हाइड्राइड को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इन्हें इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से इन्हें इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कहा जाता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अब इस वाले क्वेश्चन से दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड? डिफाइंड विद सूटेबल एग्जांपल। डेफिनेशन हो गया और एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, कुछ कंपाउंड्स, कुछ हाइड्राइड्स दिए हुए हैं और आपसे पूछेगा कि ये किस कैटेगरी में है, तो आपको उसका लीविज डॉट स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। और लीविज डॉट स्ट्रक्चर लिखने के बाद में कंसेप्ट जो भी बताए हैं, देखोगे कि उनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर है, ऑक्टेट पूरा है, तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड होगा। डिफिशियंसी है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। अगर ऑक्टेट पूरा हो गया बट इफ दे हैव नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कहा जाता है। तो ये इतना हाइड्रोजन के स्टार्टिंग वाले टॉपिक से रिलेटेड था, जिसको आज हम लोग डिस्कस किए। तो इतने को अच्छे तरीके से आप नोट कर लो, थ्योरेटिकल पार्ट है। पहले का जितना बैकअप वगैरह अगर किसी चैप्टर का छूटा हुआ है तो उसको थोड़ा सा कवर कर लीजिए। आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।